हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 19 मई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 19 मई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, फ्लड ऑफ फायर ये जो पुस्तक है ना, ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। तो अमिताभ घोष आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अमिताभ घोष की अन्य रचनाओं के बारे में, जैसे कि द शैडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस, इल्बिस ट्रायोलॉजी, द ग्रेट डी अरेंजमेंट, ये सभी जो पुस्तकें हैं ना, ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सत्रिया नृत्य के जो है जनक के रूप में ये जो है किसे जाना जाता है। तो देखिए, अगर सत्रिया नृत्य की बात कर ले तो ये आपका असम राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है और 15वीं शताब्दी में जो है श्रीमंता शंकर देव के द्वारा जो है सत्रिया नृत्य की जो वो खोज की गई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सत्रिया नृत्य को जो है 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा भी जो है वो प्रदान किया गया था। और सत्रिया नृत्य के जनक के रूप में जो है ये श्रीमंता शंकर देव को जाना जाता है। तो श्रीमंता शंकर देव आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मणिपुरी डांस के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए, मणिपुरी डांस ये जो आपका मणिपुर राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है और मणिपुरी डांस के जनक के रूप में जो है ये गुरु बिपिन सिंह को जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि असद अली खान ये जो है किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो देखिए, असद अली खान की बात कर ले तो ये आपके रुद्रवीणा वादक से संबंधित है। तो रुद्रवीणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा रुद्रवीणा के अन्य वादक की बात कर ले तो देखिए, असित कुमार बनर्जी, बहुदीन डागर, जिया मोहिद्दीन डागर, हिंदराज दिवेकर, ज्योति हेगड़े, बंदे अली खान, मुराद खान, नौबत खान, उमराव खान, राजब अली खान, वजीर खान, बिंदु माधव पाठक, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके रुद्रवीणा वादक से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि मकर संक्रांति में किस भगवान की पूजा की जाती है। तो देखिए, मकर संक्रांति में जो है भगवान सूर्य देव की पूजा किया जाता है। तो सूर्य देव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि मणिपुरी नृत्य ये जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए, मणिपुरी नृत्य की बात कर ले तो ये आपका राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग का जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि पॉजिटिव चार्ज का जो है मतलब क्या होता है। तो देखिए, पॉजिटिव चार्ज का जो मतलब होता है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन जो वो ज़्यादा होता है। ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सूर्य की रोशनी की कमी से कौन से विटामिन की जो है कमी हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विटामिन डी ये जो हमें किससे प्राप्त होता है। तो देखिए, सूर्य की रोशनी से जो है हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। और विटामिन डी की कमी से जो है क्या होता है, तो विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग जो है वो होता है। यानी रिकेट्स का मतलब कि यानी जो आपका हड्डियां है ना, वो कमज़ोर हो जाती है। तो सूर्य की रोशनी से कौन से विटामिन की कमी हो जाता है, तो ये आपका विटामिन डी का कमी हो जाता है। तो विटामिन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पेरिस स्थित संस्था FATF जिसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, 19 अक्टूबर 2022 को जो है किसको ग्रे लिस्ट से जो है वो बाहर कर दिया है। यानी FATF के द्वारा अक्टूबर 2022 में किस देश को जो है ग्रे लिस्ट से जो है वो बाहर कर दिया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि FATF होता क्या है। तो देखिए, कोई भी देश जैसे वैश्विक पे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है या फिर आतंकवादी का वित्त पोषण यानी जो है भालन पोषण या फिर जो आपका देख रेख कर रहा है, वैसे पे जो है ये आपका FATF जो संस्था है ना, ये आपका निगरानी रखता है। तो इसी में जो है 19 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान देश को जो है ग्रे लिस्ट से जो वो बाहर कर दिया गया है। तो पाकिस्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर FATF की स्थापना की बात कर ले तो FATF की जो स्थापना है ना, ये आपका 1989 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में जो है इसका स्थापना किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2021 में मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है ना क्रिकेटर में, ये जो है किसको दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2021 में टोटल 12 लोगों को जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है वो दिया गया था। और वो 12 लोग कौन कौन से हैं, तो पहले आपके नीरज चोपड़ा जिनको एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। सेकंड आपके रेसलिंग के क्षेत्र में जो है ये रवि कुमार को दिया गया था। बॉक्सिंग के क्षेत्र में जो ये आपका लवलीना बोर्गियन को दिया गया था। हॉकी के क्षेत्र में जो है आपका PR श्रीजेश को दिया गया था। पारा शूटिंग में जो है आपका अवनी लेखरा को दिया गया था। पारा एथलेटिक्स में जो ये आपका सुमित अंतिल को दिया गया था। इसके अलावा बात कर ले 7वें नंबर पे, तो देखिए पैरा बैडमिंटन में जो है ये आपके प्रमोद भगत को दिया गया था। पैरा बैडमिंटन में कृष्णा नागर को भी दिया गया था। पैरा शूटिंग में जो है ये मनीष नरवाल को दिया गया था। क्रिकेट के क्षेत्र में जो है ये मिताली राज को दिया गया था। फुटबॉल के क्षेत्र में सुनील छेत्री को दिया गया था। और हॉकी के क्षेत्र में जो ये आपका मनप्रीत सिंह को दिया गया था। तो क्रिकेट के क्षेत्र में पूछा गया था तो मिताली राज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड का जो पहले नाम था ना ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश जो है ये कौन है। तो देखिए वर्तमान में भारत के जो आपके मुख्य न्यायाधीश है ना ये आपके धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं जो कि 50वें नंबर के हैं। तो धनंजय वाई चंद्रचूड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये कब से हैं, तो ये आपके 9 नवंबर 2022 से जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर ले तो ये आपके उदय उमेश ललित थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर ले तो देखिए भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे ना ये आपके HJ कानिया थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश थी ना ये फातिमा M बीबी थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस राज्य या फिर यूटी में नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 के द्वारा 3 नगर निगमों का जो है विलय किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 22 मई 2022 को नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 के द्वारा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में जो है 3 नगर निगमों का जो है वो विलय किया गया है। तो दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि साइमन कमीशन का जो है उद्देश्य क्या था। तो देखिए अगर साइमन कमीशन की बात कर ले तो देखिए साइमन आयोग जो है 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था जिसका गठन जो है 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए जो है इसका गठन जो है वो किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन ये जो है बम्बई जो है वो पहुंचा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा साइमन कमीशन का उद्देश्य की बात कर ले तो ये आपका संवैधानिक सुधारों पर एक व्यापक अध्ययन करना था। इसके अलावा ताकि तत्काल शासन करने वाला जो सरकार था ना उसको जो है सिफारिशें जो है वो दी जा सके। तो ये जो है साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चार्टर एक्ट 1793 से जो है आपका प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए चार्टर एक्ट 1793 की बात कर ले तो इसने जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को जो है अगले 20 वर्षों तक जो वो बढ़ा दिया गया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कुषाण वंश की जो है दूसरी राजधानी पूछी गई थी। तो देखिए कुषाण वंश की जो प्रथम राजधानी था ना ये आपका पेशावर यानी पुरुषपुरा था। तो आपका दूसरा पूछा गया था। तो देखिए कुषाण वंश का जो दूसरी राजधानी था ना ये मथुरा में था। तो मथुरा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर कुषाण वंश की बात कर ले तो कुषाण वंश का जो स्थापना है ना ये कुजुल कड़फिसेस के द्वारा जो वो किया गया था। कुषाण वंश का जो शासनकाल है ये 30 से लेकर 375 AD तक रहा था। और इसका जो सबसे जो शक्तिशाली शासक था ना तो कुषाण वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था ये आपका कनिष्क था। और कनिष्क ने जो है अपने साम्राज्य की जो राजधानी है ना ये पुरस्पुर में जो वो स्थापित किया गया था। यानी अगर प्रथम राजधानी पूछा जाए तो ये पेशावर यानी पुरस्पुरा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि बौद्ध भिक्षु के रहने का स्थान जो वो क्या कहलाता है। तो देखिए बौद्ध भिक्षु के रहने वाले स्थान को जो है ये विहार कहा जाता है। तो विहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है ये भारत में नहीं है।
तो देखिए आपके ऑप्शन में जो एक मेहरगढ़ दिया गया था, तो देखिए ये जो आपका मेहरगढ़ जो पुरातात्विक स्थल है ना, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, जहां से आपका नवपाषाण युग के जो है बहुत से अवशेष जो है वो प्राप्त किए गए थे। तो मेहरगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो देखिए विश्व में आपके 5 जो है वो महासागर है, जिसमें सबसे बड़े महासागर की बात कर ले तो ये आपका पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरे नंबर पे अगर पूछा जाए तो ये आपका अटलांटिक ओशियन है। तीसरे नंबर पे आपका इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर है। चौथे पे आपका साउथर्न ओशियन है। पांचवें पे आपका आर्कटिक ओशियन है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ दे तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है ना, ये आपका एशिया महाद्वीप है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मुरगांव जो बंदरगाह है ना, ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए मुरगांव बंदरगाह की बात कर ले तो ये आपका गोवा राज्य में स्थित है। तो गोवा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य प्रमुख बंदरगाह के बारे में, जैसे कि कांडला बंदरगाह ये जो आपका गुजरात राज्य में है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये जो आपका महाराष्ट्र राज्य में है, मोरमुगांव जो कि आपका गोवा में है, मैंगलोर बंदरगाह ये जो आपका कर्नाटक में है, हल्दिया बंदरगाह की बात कर ले तो ये आपका वेस्ट बंगाल में है, पारादीप बंदरगाह की बात कर ले तो ये आपका ओडिशा राज्य में है, एनोरो बंदरगाह की बात कर ले तो ये आपका तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन जो है ये आपका तमिलनाडु में है, कोची की बात कर ले तो ये आपका केरला में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का रैंक पूछा गया था। तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का जो रैंक है ना, वो 7वां स्थान है। तो 7वां आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भारत का कुल क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो देखिए भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ना, ये आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और ये आपका विश्व के कुल सतह का जो है लगभग 2.4% है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो आपका देश है ना, ये आपका रसिया देश है। उसके बाद आपका कनाडा देश है। थर्ड पे आपका चाइना है। फोर्थ पे आपका यूनाइटेड स्टेट्स है। फिफ्थ पे आपका ब्राज़ील है और सिक्स पे आपका ऑस्ट्रेलिया देश है और सातवें पे हमारा भारत देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत किस देश के साथ जो है समुद्री सीमा साझा करता है। तो देखिए भारत दक्षिण पूर्व में जो है श्रीलंका और दक्षिण पश्चिम में जो है ये मालदीव के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। तो आपके ऑप्शन में जो है मालदीव दिया गया था, तो मालदीव आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत जो है 7 देशों के साथ जो है ये भूमि सीमा साझा करता है और वो 7 देश कौन कौन से हैं। तो पहला आपका चीन, सेकंड भूटान, थर्ड आपका नेपाल, फोर्थ पाकिस्तान, फिफ्थ आपका बांग्लादेश, सिक्स्थ अफगानिस्तान और सेवेंथ आपका म्यांमार। ये 7 देश के साथ भारत जो है वो भूमि सीमा साझा करता है और सबसे ज़्यादा जो भूमि सीमा साझा है ना, ये बांग्लादेश के साथ करता है। उसके बाद आपका चीन देश के साथ करता है, उसके बाद पाकिस्तान के साथ करता है। तो ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में जनसंख्या का जो विस्फोट की अवधि है ना, ये किस अवधि के रूप में जाना जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में जनसंख्या में दशकों को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की जो अवधि है ना, ये आपका 1921 से 1951 के अवधि के रूप में जाना जाता है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि से भी और अधिक वृद्धि जो है यानी विस्फोट की अवधि को जो है किस अवधि के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका 1951 से 1981 के दशकों को जो है ये आपका विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो 51 से 81 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की जनसंख्या के विकास के स्थिर चरण की अवधि के रूप में जो है ये किस अवधि को जाना जाता है, तो ये आपका 1901 से 1921 की अवधि को जो है वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आर्टिकल 40 ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए आर्टिकल 40 की बात कर ले तो ये आपके ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। तो ग्राम पंचायत का संगठन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सी पब्लिक सेक्टर की बैंक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 12 जो है आपका पब्लिक सेक्टर की बैंक है और 12 वो कौन कौन सी है। तो पहला आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसकी स्थापना 1955 में किया गया था। सेकंड आपका पंजाब नेशनल बैंक है जिसकी स्थापना 1894 में किया गया था। थर्ड आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है जो कि 1908 में इसकी स्थापना किया गया था और शायद आपका ऑप्शन में बैंक ऑफ बड़ौदा ही दिया गया था। तो ये जो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है।
इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में किया गया था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना ये जो आपका 1935 में किया गया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में किया गया था। कैनरा बैंक का स्थापना 1906 में किया गया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में किया गया था। इसके अलावा इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में किया गया था। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 1937 में किया गया था। पंजाब एंड सिंध बैंक की जो स्थापना है ना, ये 1908 में किया गया था। यूको बैंक की जो स्थापना ये आपका 1943 में किया गया था। तो ये जो आपके भारत में 12 जो वो पब्लिक सेक्टर के बैंक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन भारतीय धावक है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका मिल्खा सिंह दिया गया था। तो देखिए मिल्खा सिंह जो है एक भारतीय धावक है, तो मिल्खा सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि द रेस ऑफ माई लाइफ ये जो पुस्तक है ना, ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मिल्खा सिंह की आत्मकथा कौन सी है, तो द रेस ऑफ माई लाइफ ये जो है मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तृतीय उपभोक्ता जो है इनमें से कौन सा है। तो देखिए जब आप पोषी स्तर का डायग्राम देखेंगे, यानी आहार श्रृंखला का जब आप डायग्राम देखेंगे ना, तो सबसे पहले आपका क्या आता है, तो ये आपका उत्पादक आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्राथमिक उपभोक्ता आएगा। देखिए उत्पादक में आपके क्या आ जाते हैं, तो उत्पादक में जो आपके पेड़ पौधे आ जाते हैं। इसके अलावा जो आपके पेड़ पौधे को खाता है उसे जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। यानी जो आपके शाकाहारी आ जाते हैं वो आपके प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाते हैं। और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है, यानी जो आपके मांसाहारी होते हैं ना, वो आपके द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। और जो आपके द्वितीय उपभोक्ता को खाता है उसे जो है तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है। और तृतीय उपभोक्ता में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, तो देखिए तृतीय उपभोक्ता में आपके सबसे पहले तो गिरगिट आ जाता है, उसके बाद आपका लोमड़ी आ जाता है, उसके बाद आपका सांप आ जाता है, उसके बाद आपका छिपकली आ जाता है। तो ऑप्शन में जो आपका एक सांप दिया गया था, तो देखिए ये जो आपका सांप है ना, ये तृतीय उपभोक्ता है। तो सांप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।